Hello everybody, welcome to lecture 2 for the playlist of electrochemistry। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने किया था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको बता चुका था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इट द कंटिन्यूएशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। तो मैंने आपको ब्रशअप करके एक रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट बता दिया था कि सपोज कीजिए आपको ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं पता था, तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन की कई सारी डेफिनेशन है जो समय के साथ चेंज होते गई, और जो लेटेस्ट डेफिनेशन हमने देखी थी वो था लॉस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे पहले थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ाते हैं, आज हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक्चुअल स्टार्ट करते हैं। और तो लिखिए चैप्टर का नाम, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के वक्त बर्बाद। सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील किस में करता है, ये दो चीजों में डील करता है। इंटर कन्वर्जन, दो एनर्जी के बीच में कैसे इंटर कन्वर्जन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी बनानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनानी है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, स्लो कैसे कर सकते हैं। तब देखिए, मुझे बताइए, इंसान इस किसी भी चीज के बारे में जानना क्यों चाहता है? जानना इसलिए चाहता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। जैसे हम अंतरिक्ष के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, स्पेस के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, ताकि उसमें जो भी चीजें हो रही है हम उसे कंट्रोल कर सके। जैसे इंसान एक दूसरे को जानते हैं तो चाहते हैं कि वो उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है, हम भी किसी मशीन को इसलिए जानते हैं उसकी काम कैसे करता है ताकि हम वो हमारे कंट्रोल में रहे, वो हमारे इशारे पे चले, हम उनके इशारे पे। तो ये हमें यही देखना है कि हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। और हमें इतना जानना है ताकि कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। जब भी हम चाहे वो बढ़ा सकते हैं, जब भी हम चाहे उसे घटा सके, ताकि वो हमारे इशारों पे नाचे। ठीक है, यही है हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा। आई होप इतनी कहानी समझ में आई होगी। यस, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें कुछ बेसिक चीजों की बातें में जाननी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज है कि ये कैथोड क्या है और ये एनोड क्या है। जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो कंसेप्ट था धीरे धीरे समय के साथ चेंज होता गया, तो वैसे कैथोड एनोड के बारे में भी समय समय पे एक अलग अलग बातें रखी गई। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होगी कि कैथोड और एनोड ये दोनों एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोड्स के टाइप है। ये आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, करेक्ट। कैथोड और एनोड एक इलेक्ट्रोड्स के टाइप है। ठीक है, अगर मैं अब आपको पूछूंगा कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। सही बात है, बोलते हैं, लेकिन ये हर जगह फिट नहीं होती है। तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन की जरूरत पड़ी जो हर जगह फिट हो, और जिसको मैं आज प्रूव करके भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि कैथोड अब एक ऐसा टर्मिनल है जहां पे एक रिएक्शन होती है स्पेशल 12 वाली, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वेयर रिडक्शन अकर। क्या होता है वहां पे? हमेशा रिडक्शन। मतलब वहां पे या तो क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या हो सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो क्या हो सकता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो और क्या हो सकता है वहां पे कैथोड में रिडक्शन का मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट सकती है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक चीज होगा तो उसे हम कैथोड बोलेंगे। तो आपको ये रखना है CR, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। कैथोड रे याद रखिए तो इट इज ओके। ओके, सो अगर कैथोड रिडक्शन होते हैं तो उसका अल्टा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो कहाँ होगी, एनोड पे। ठीक है, साधारण सी बात है। चलिए इसको आप याद रख सकते हैं AO। वैसे CR याद हो गया तो AO अपने आप याद हो ही जाएगा, यहाँ नहीं तो और कहीं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो दो एनर्जी पे बेस्ड है और उनके इंटर कन्वर्जन पे, राइट। तो वो दो एनर्जी कौन सी है? सबसे पहली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी है केमिकल एनर्जी, करेक्ट। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब केमिकल एनर्जी की तरफ जाते हैं तो ऐसे सेल को जो ये काम करेगा, इलेक्ट्रिक से केमिकल में कन्वर्ट करेगा, हम उसे एक नया नाम दे चुके हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब रिवर्स भी आ जा सकता है। अगर मुझे रिवर्स आना है, केमिकल एनर्जी से अगर कोई सेल को मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे, जो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे, उसका हम नाम दे देते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब नॉर्मली जो हमारी बैटरीज होती है वो सेल से कॉम्बिनेशन होती है और उसमें दोनों प्रोसेस होती है। जैसे हमारा इन्वर्टर होता है घर में, जो हम लाइट जाने के बाद यूज़ करते हैं। जब तक लाइट रहती है तो उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे लाइट चली गई उल्टा होने लगेगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। मतलब उसके अंदर दो सेल है, तो मैं कौन सा सेल बोलूँगा? एक्चुअली वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस उसमें गैल्वेनिक सेल भी मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इन दोनों कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप इतनी कहानी याद होगी और समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो क्या पढ़ा है इसमें? कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रिक को केमिकल में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे इलेक्ट्रिकल से ई और इलेक्ट्रोलाइटिक का ई सेम है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में गैल्वेनिक सेल, और दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेआउट ऑफ द चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल की बात की गई है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करना चाहिए, ताकि एक बार हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर ले तो उसमें जो कंसेप्ट्स है वो थोड़े बेसिक्स हैं, जिससे आपको गैल्वेनिक सेल समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको नहीं का हायर स्टैंडर्ड का लगेगा। तो इसलिए पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो छठा पॉइंट है हमारे चैप्टर का अकॉर्डिंग टू आवर लेआउट। दिक्कत कुछ नहीं, क्योंकि करना तो हमें सब कुछ है, लेकिन पहले ये करेंगे बाद में वो करेंगे, साधारण सी बात है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इस सेल को बनाते कैसे है इससे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी ने पूछा कि भैया डिफाइन करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ सेल इन विच कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड, ये तो था सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट और जबरदस्त पॉइंट, हाँ आपको इसमें एक और चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हमारा? ये है हमारा इनपुट, ये हम दे रहे हैं, और आउटपुट में क्या निकल रहा है? आउटपुट में आपका क्या निकल रहा है? आउटपुट में आपका निकल रहा है केमिकल एनर्जी। राहुल गांधी ने बोला था ना, एक तरफ से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। यहाँ पे हम क्या, आलू क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोना क्या है हमारा? केमिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम लिखने वाले हैं वो है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस अकर। इस रिएक्शंस में मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया? इस नॉर्मल सा वर्ड है जो हम नॉर्मली ना ये भी करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे कि अब मुझे कोई ऐसी रिएक्शन बताइए जो अपने आप हो जाती है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे टाइम अपने आप बीतता जाता है। मैं क्लॉक की बात नहीं कर रहा, भले आपके घर में क्लॉक ना हो, आप देखे ना देखे, वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब वो चेंज होता ही जाएगा। सनराइज सनसेट वो अपने आप होता ही जाता है, करेक्ट? तो वो सब रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगी? ऐसी रिएक्शन जो हमारे कुछ किए बिना होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है कुछ काम करने बैंक में, या आपको जाना है वहाँ बात करने, लेकिन नहाने के लिए या ब्रश करना है, तो ये आपके खुद करने के बिना, आपने अगर एफर्ट नहीं किया तो ये होगा नहीं। आपको कोई चैप्टर खत्म करना है या आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, खुद से नहीं होगी, आपको ये करना ही पड़ेगा। सो रिएक्शन दैट डजंट अकर ऑन इट्स ओन, ऐसे रिएक्शन जो खुद से खुद नहीं होते हैं, डज नॉट अकर
ऑन इट्स ओन। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये खुद से नहीं हो रही है इसलिए तो हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। बात समझ में आई? आर यू एबल टू कनेक्ट इट? यस। चलिए अब पॉइंट है नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे स्टार पॉइंट लगा देता हूँ मैं। इस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब सब बोलेंगे सर ये क्या है, आ गए अब वापस ये डेल्टा जी, डेल्टा यू, डेल्टा एच में क्या है ये सब? ये है थर्मोडायनामिक का एक टर्म जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखिए ये है क्या, ले लिए एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है एक पर्टिकुलर दिन में। कितनी एनर्जी है? 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है आपकी बॉडी में टोटल। ठीक है, अब आपको एक दिन 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में पूरे दिन के जो भी काम करते हैं या जितने भी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए आपको एक दिन में सिर्फ 700 किलो कैलोरी की जरूरत है। कितने की? 700। मतलब ये है आपका नीडेड एनर्जी। इसके बिना आपके नॉर्मल काम में हो जाएगी डिसरप्शन, आपको कमजोरी होने लगेगी। करेक्ट? तो आप बताइए कितना एनर्जी आपके पास फ्री बच गया? 300। करेक्ट? ये है आपका फ्री एनर्जी। मतलब इसको आप और कोई काम करना चाहते हैं जो आपके मन का हो, जिससे आपको फायदा हो, तो आप इससे कर सकते हैं। करेक्ट है? यस दोस्तों। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अगर ये एनर्जी आपने खर्च नहीं की 300 किलो कैलोरी, तो ये आपका फैट बनता जाएगा। इसीलिए इसी एनर्जी को हम जाके यूटिलाइज कर लेते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में, या तो जिम चले गए, या तो चले गए कहीं और, या तो एथलीट कर लिया, या तो साइकिलिंग कर ली, या तो बैडमिंटन कर लिया, या कोई भी स्पोर्ट्स स्विमिंग कर लिया। हम किसी भी तरीके से खर्च करना है, तो खेलने चले गए। अगर आपने नहीं किया तो धीरे धीरे ये एवरी डे सोचिए आपको 300 किलो कैलोरी अगर बॉडी में जमा होते जा रहे तो ये फैट एक्यूमुलेट होता है। इसलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि एक्सरसाइज में होता क्या, हम बर्न करते हैं एनर्जी किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए आपको जो ये 300 किलो कैलोरी दिख रहा है, अगर मैं यही चीज़ केमिस्ट्री में इसे इक्वेशन की तरह बना लूँ तो इसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं हम सिस्टम, क्लोज सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं इसे करूंगा डिनोट डेल्टा एच से, जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, अब इस सिस्टम को अपना नॉर्मल काम करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी। करेक्ट? टोटल एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा एच। उसे अपना नॉर्मल काम करने के लिए सपोज कीजिए चाहिए टी डेल्टा एस। एंट्रोपी सब बाद में समझ में आएगा आपको, लेकिन समझ लीजिए इतनी एनर्जी चाहिए उसे अपने दिन के काम करने के लिए, जो हमारा 700 किलो कैलोरी था। ठीक है, अब टोटल एनर्जी में से जो काम करने के लिए चाहिए अगर वो निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? वो हमारा एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी। करेक्ट? जैसे 1000 माइनस 700 कर दिया तो बन गया हमारा 300 फ्री एनर्जी जो हमारा बचा हुआ है। यस, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा जी, जो बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। ठीक है, अगर आपको कहानी समझ में आ रही होगी। टी डेल्टा एस क्या है? टी डेल्टा एस वो एनर्जी है जो इस सिस्टम को नॉर्मल अपना काम करने के लिए चाहिए। वो नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर कोई एनर्जी बच गई तो वो है आपका डेल्टा जी। फिट लोग क्या होते हैं? फिट लोग वो होते हैं जिनकी बॉडी में जितनी एनर्जी है और उनको डेली काम करने में ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचती है जो फैट में चले जाए। ठीक है, यस। नाउ अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सिस्टम है, इसमें आ जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, ऑलरेडी आपके पास 300 किलो कैलोरी एनर्जी फ्री पड़ी हुई है, जो आप कभी जिम जा रहे, कभी नहीं जा रहे, कभी कुछ कर रहे नहीं कर रहे, वो यूटिलाइज डेली जमा हो रही है। अगर आपने इस 1000 किलो कैलोरी पे और एक बर्गर या पिज्जा खा लिया, क्या खा लिया? पिज्जा, और 100 किलो कैलोरी और ऐड हो गई,
अब मुझे ये बताइए, पिज्जा खाने के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी? 1100। करेक्ट है। एनर्जी नीडेड एक बॉडी को रन करने के लिए 24 घंटा में, वो बढ़ेगी क्या? नहीं। क्यों? वो तो उतनी ही रहने वाली है, 700 किलो कैलोरी। तो गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी क्या? यस। अब वो 300 जो था वो क्या हो जाएगा? 400। तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या हुआ? जो एनर्जी बची हुई थी फ्री एनर्जी, उसमें हो गया एडिशन ऑफ 100 किलो कैलोरी। इसलिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी को हम यहाँ पे पॉजिटिव दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बनाते कैसे हैं और उसकी रिएक्शंस होती कैसे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सबसे पहले आपको चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए आप एक ले लीजिए कंटेनर, या उसको बीकर बोल दीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलिए। ठीक है। अब इस कंटेनर में करना क्या है? आपको भर देना है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये लीजिए, मैंने भर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इधर 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 ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ना ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब ये होता क्या है? इसमें हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स डाले हैं और ये ऐसा मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो। अब बच्चे पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? इन तो नया बॉन्ड है, तो नया बॉन्ड दिख रहा है, हमने आयोनिक बॉन्ड सुना है, कोवैलेंट बॉन्ड सुना है। यस बच्चों, आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे आपको यूज होगा तो आपको इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ऐसे बॉन्ड जिसके फॉर्मेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ट्रांसफर होते। फॉर एग्जाम्पल आप NaCl ले लीजिए, KCl ले लिए। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,8,1 11, और क्लोरीन के पास 2,8,7। स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली सोडियम को देना है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेना है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं NaCl आयोनिक बॉन्ड। दैट इज वाई ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसके मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है ये हमें बनाना है मोल्टन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? मोल्टन। अब सर ये क्या नया नया वर्ड डाल रहा हूं मैं, अगेन लगे क्या नया नया वर्ड यूज कर रहे हैं? ये नया वर्ड नहीं है बच्चों, ये मोल्टन स्टेट होता है। मोल्टन स्टेट मतलब होता है लिक्विड स्टेट। जैसे अगर मैं बोलूं आपको NaCl एक्वस और NaCl मोल्टन, क्या ये दोनों सेम है? आंसर है नहीं। NaCl एक्वस में करना क्या है? आपको सिर्फ NaCl में क्या करना है? पानी मिला देना है। तो ये बन गया आपका NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्ट वाटर हम मिलाते। तो होगा क्या? उससे Na+ और Cl- टूट जाएंगे और वाटर भी टूट जाएगा। करेक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमें उसमें वाटर नहीं चाहिए। तो उस जगह अगर हम वाटर करेंगे ना तो Na+ Cl- टूट तो जाएगा लेकिन वहां पे वाटर प्रेजेंट रहेगा और हमें वाटर यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम इसे करते हैं लिक्विड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl। और ये होगा कैसे? हाई टेम्परेचर में। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, NaCl को अगर तोड़ना है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। तो आपको NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना आपको बॉन्ड देना पड़ेगा तब जाके ये मेल्ट होगा। ये है लिक्विड फॉर्म ऑफ NaCl। पहली बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें एक्वस लेना है या मोल्टन? मोल्टन फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म है। वो कैसे अटेन करेंगे? हम को हीट करके। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा वो 801 डिग्री से, कोई छोटा मोटा टेम्परेचर है नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको लगा देने हैं 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनकी कुछ खास बातें होंगी और याद रखें वो इलेक्ट्रोड डिप करने हैं अंदर थोड़े बहुत। ये जो इलेक्ट्रोड है ये होंगे प्लेटिनम के, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की खास बात होती है कि ये होते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो सिर्फ
मदद करते हैं रिएक्शन में, खुद से कुछ नहीं करते हैं, इनको जितना बोला जाए उतना ही करते हैं, खुद का इनका कुछ रिएक्शन होता नहीं, होते हैं अनरिएक्टिव। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस रॉड्स को कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से। बैटरी मतलब 2-3 सेल का कॉम्बिनेशन। तो ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव से और एक साइड पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। और हमें जो हमारे जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्या मालूम है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ऐसा टर्मिनल जहां पे नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल, पहले हम जो हमें मालूम है हम उसके हिसाब से करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड और नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका कैथोड। ये है आपका कैथोड। और हमने अभी पढ़ा है पुराने लेक्चर्स में, ये पुराने स्लाइड्स में, कि कैथोड क्या होता है। कैथोड पे वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होती है। और पॉजिटिव पे क्या हो गया, पॉजिटिव वो हो गया एनोड। और एनोड पे क्या होती है दोस्तों, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अब हमें ये प्रूव करना है, तो मैं पहले ही बता रखा कि मैंने तुम्हें बताया है, अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूफ। देखिए, ये जो एनोड है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इस वायर से सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव सारे यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है, चलिए क्लियर है भैया। देखिए, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन को अगर NaCl को हम ब्रेक करने वाले हैं तो ये ब्रेक मेल्ट करेंगे, तो ब्रेक मेल्ट कैसा होगा, वो Na+ और Cl- में। ठीक है, अब इस Na+ को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और Cl- को क्या बोलते हैं, एनायन। अगर मुझे ऐसे C और A फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, Ca इस तरीके से, करेक्ट है, कैटायन एनायन फॉर्म में, क्योंकि हम सिर्फ NaCl का एग्जांपल नहीं, हम नॉर्मल सारे आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया यहाँ रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस भी आ सकती है, लेकिन हमें रिवर्सिबल बनानी नहीं है, इसको एक ही डायरेक्शन में करना। तो अगर ये Ca है सपोज, इसके अंदर एक आयोनिक कंपाउंड, तो इसके अंदर C+ भी है और A- भी है। ठीक है, जैसे ही हम ये बैटरी स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, A-, क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, C+। ठीक है, चलिए मैं अब एक एक करके आपको मैं कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है ये बता देता हूँ। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो जहां भी दुर्घटना घटी ध्यान हटा और दुर्घटना हो जाएगा। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं एनोड से। एट एनोड, देखिए एनोड पे क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें ये मालूम है एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए वहां पे, ऑक्सीडेशन। चलिए लेट अस प्रूव इट। एनोड पर आप देख रहे हैं C+ और A- में कौन अट्रैक्ट हो रहा है, A-, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये माइनस मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे ही ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये हो जाएगा स्टेबल, मतलब उसे ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो उसके पास एक्स्ट्रा है। जैसे आपके पास 101 रियल है, 100 रियल में आप स्टेबल हो जाएंगे। 1 रियल आपको किसी ने कहीं से उठा के दे दिया या आपको मिल गया, तब क्या करेंगे, 1 रियल किसी को दे देंगे या 1 रुपए किसी को दे देंगे। तो यही ये जो माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये जाके इस टर्मिनल को दे देगा, लूज कर देगा, तो ये बन जाएगा A+1 इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर दिया, करेक्ट। अब मुझे बताइए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप जस्ट एक पुराना वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये प्राइम डेफिनेशन है दोस्तों ऑक्सीडेशन की। लेकिन आपको एक और नई चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जैसे या तो वो यूज हो रहा है या तो वो लूज हो रहा है या तो प्रोडक्ट में है या तो रिएक्टेंट में, मतलब वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे लिखते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कैथोड में कहानी क्या हो रही है। एट कैथोड, जैसे एनोड
प्रूव हो गया कि यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। देखिए अब होता है एट कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, वहां पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। चलिए कर देते हैं प्रूव। देखिए C प्लस अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे आके, करेक्ट। C प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाके जहां ये एक्स्ट्रा है वो ले लेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी कैथोड टर्मिनल पे लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे एक लूज किया तो ये एक गेन कर लेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। C प्लस को बस एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वो मस्त हो जाएगा स्टेबल, उसे ना फिर पॉजिटिव चाहिए ना फिर नेगेटिव चाहिए, तो क्या बन जाएगा ये टोटल C, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे हो गया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस डेफिनेशन का अगर बात की जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, रिडक्शन रिएक्शन को। क्या ये कंप्लीट रिएक्शन है, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो ये क्या हो गया, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब कर दीजिए आप इन दोनों को इक्वेट। इक्वेट मतलब सेम चीज अगर इक्वल टू को आप एरो की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये वन इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे, C प्लस A माइनस गिव्स C प्लस A। करेक्ट है, सही बात है कि नहीं, सही है। अब मुझे बताइए C प्लस कैटायन एनायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, Ca। यस, तो हमें Ca से क्या मिल गया, C प्लस A। अब इसका सेंस समझिए, इसका मतलब क्या है, हमने कैटायन एनायन नहीं बनाया है, यहाँ पे हमने एक्चुअली मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NaCl है उसमें सिर्फ वाटर डालते हैं तो आपको Na प्लस आयन Cl माइनस आयन मिलेगा, लेकिन हमें वहां ये नहीं बनाना है, हमें यहाँ बनाना है सोडियम एक्चुअल मेटल और क्लोरीन गैस बनाना है हमें यहाँ पे, हमें उनके आयन्स नहीं बनाने हैं। अगर इतना ही आसान होता अगर NaCl से सोडियम बनाना तो कितना अच्छा हो जाता हम लोग के लिए, जिस पानी में डालो आपको मिल गया सोडियम, बट ये आसान है नहीं, वहां पे सिर्फ आयन्स में ब्रेक होता है। क्लोरीन गैस बनानी है, हम सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में बनाना है। सिंस क्लोरीन यहाँ पे एक लिया तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ, तो एक हाफ क्लोरीन गैस यहाँ पे बनते ही आपको दिख रही होगी। तो देखिए आप वापस एक अच्छे से समझ लीजिए, आप जिसको नहीं समझा वापस जाके एक वीडियो वापस एक बार देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए हमने कंटेनर लिया, उसमें डाल दिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये मोल्टन फॉर्म में, ना कि एक्वस फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म जिसमें जो भी कंपाउंड हमने आयोनिक लिया है उसको हमें मेल्ट करके पिघला के उसका लिक्विड फॉर्म ऐड करना पड़ता है, हमें एक्वस नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना है। प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन ले लीजिए जो इनर्ट हो, नॉर्मली ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट हो उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसमें कोई भी रिएक्शन खुद से नहीं होती है। तो कनेक्ट कर दीजिए आप बैटरी टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। फिर क्या करना है आपको, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे नॉर्मली देखा गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल तो ऑक्सीडेशन होता है, तो होगा कि सिंस ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो क्या होगा, इसमें जब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, सो माइनस जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो अब इसमें चार्जेस होंगे तो वो जाके अट्रैक्ट हो जाएगा उस साइड, तो एक लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो उसे हम बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब तक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं अगर रिएक्शन में लिखे हुए तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। फिर कैथोड पे क्या होगा, C प्लस है तो वो जाके माइनस को अट्रैक्ट होगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा C, मतलब नॉर्मल कैटायन। तो अब दोनों इक्वेट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, C प्लस A क्या देंगे आपको, Ca देंगे, और बन गया आपका C प्लस A कंप्लीट रिएक्शन। सो NaCl कन्वर्ट हो गया Na मेटल में और क्लोरीन गैस में। सो ये था कंप्लीट रिएक्शन। अब भी कंप्लीट हुआ नहीं है दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे एक और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तब जाकर आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए पहली बार है तो आपको लगेगा माय गॉड इट्स सो डिफिकल्ट, बट ये है बहुत ही सिंपल। थोड़ा सा आपको ध्यान लेना है, आपको सब समझ में आ जाएगा।